वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है। इससे प्रीवियसली हमने ये डिस्कस कर लिया था कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो कि मोशन को अपोज करती है। फिर हमने देखा था कि फ्रिक्शन की हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर वन रोलिंग फ्रिक्शन एंड नंबर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आज हम देखेंगे कि फ्लूइड्स किस तरह से फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ऑल राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज फ्लूइड। यस, तो फ्लूइड को हम डिफाइन कर सकते हैं। फ्लूइड इज ए collection of molecules that are held together by cohesive forces and walls of the container। इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि मेरे पास ये कोई कंटेनर है। ऑल राइट, तो ये मेरे पास कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में मेरे पास डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। लेट्स से कि इसमें एयर है, ये H2 गैस है। तो ये जो मेरे पास गैस होगी इसको मैं क्या कह सकता हूँ, फ्लूइड, क्योंकि एक कंटेनर के अंदर इनक्लोज्ड है। इसका मतलब वॉल्स जो है वो इस पूरे के पूरे फ्लूइड को क्या कर रही है कि इस कंटेनर के अंदर कन्फाइन कर रही हैं। इसी तरह से इनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस भी मौजूद होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर ये एयर है हमारे पास तो ये O2 गैस होती है। इसी तरह से हम हाइड्रोजन गैस भी कह सकते हैं जो कि H2 होती है। ऑल राइट, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। इसी तरह से किसी कंटेनर में अगर हमने कोई लिक्विड रखा हुआ है तो लिक्विड जो है आपको पता है H2O अगर वाटर है तो उनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस होती हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान। और जो कंटेनर होता है वो भी इसको क्या करता है, कंस्ट्रेंड करके रखता है उस बाउंड्री के अंदर। ऑल राइट, तो हम लिख सकते हैं गैसेस यानी कि लिक्विड्स एंड गैसेस can be regarded as fluids because both flows। फ्लूइड की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि फ्लूइड जो है वो फ्लो कर सकता है। तो आपको पता है कि सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो हमारे पास क्या कर सकती हैं, वो फ्लो कर सकती हैं। तो इस तरह से हम फ्लूइड्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा दे कैन ऑल्सो exert force on the walls of the container। तो हमें इस बात का पता है कि ये जो हमारे पास फ्लूइड है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, वॉल्स के साथ भी टकराते हैं और एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं इस तरह से। ऑल राइट, तो ये क्या करते हैं, ये फोर्स को एग्जर्ट करते हैं। ऑल राइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फ्लूइड को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे ड्रैग फोर्स को।
ड्रैग फोर्स। ओके, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves through a fluid, then fluid exerts a retarding force मतलब रिटार्डिंग कहते हैं जो अपोज करने वाली फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स ऑन टू द ऑब्जेक्ट which causes decrease in the speed of fluid. ऑल राइट, तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई बॉल है, लेट्स से कोई बॉल है और ये फ्रीली फॉल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रीली फॉल करेगी तो हमें इस बात का पता है कि जो एयर की जो फोर्स होगी वो क्या होगी, ऐसे अपवर्ड होगी, ऐसे ऊपर की तरफ। तो जो एयर इस पे एक्ट करेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और एयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडिंग अपॉन द साइज, ओरिएंटेशन एंड साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, उसके मुताबिक जो है वो क्या करेगी, इस बॉल की मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। ऑल राइट, तो इस तरह से जो है ये काम करती है। ओके, सो डिपेंडेंस कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। नंबर 1 दैट इज शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सबसे पहले डिपेंड करती है शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप कभी गाड़ी की विंडो से, हालांकि ये सेफली नहीं है लेकिन आपने ये ज़रूर किया होगा कि जैसे ही थोड़ा सा हाथ आप बाहर निकालते हैं देन यू फील अ रिटार्डिंग फोर्स, सामने वाली हवा जो है वो आपके हाथ पे पड़ती है तो वो आपको फील होती है। तो अगर आप हाथ ऐसे रखेंगे तो मैक्सिमम जो हवा का प्रेशर है या फोर्स है वो आपके हाथ पे अप्लाई होगा, लेकिन जैसे ही आप हाथ को ऐसे करेंगे तो फिर वो प्रेशर या फोर्स जो है वो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने अपने हाथ की ओरिएंटेशन जो है उसको क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स जो है वो कम हो गई। इस तरह शेप चेंज करने से भी हो जाता है, इसी तरह से साइज चेंज करने से हो जाता है। ओके, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की नेचर के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि फ्लूइड जो है वो ज़्यादा गाढ़ा है, कम गाढ़ा है, मतलब उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है या कम है, तो इसके ऊपर भी ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। नंबर 3 स्पीड, या आप कह लें स्पीड ऑफ या इसको इस तरह से डिफाइन कर लें, relative speed between object and fluid, यानी फ्लूइड और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेटिव स्पीड है, मीन्स टू से हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो और फ्लूइड मूव कर रहा हो। जैसे आप खड़े हुए हैं और आपको तेज़ हवा जो है वो फील हो रही है, हवा चल रही है जिसे हम कहते हैं, तो इसका मतलब है कि रिलेटिव स्पीड डिपेंड करती है कि हो सकता है कि हवा रुकी हुई है और आप बाइक वगैरह पे या गाड़ी में मूव कर रहे हैं, तो दोनों में से दोनों की स्पीड भी हो सकती है और इनकी रिलेटिव स्पीड भी हो सकती है। तो रिलेटिव स्पीड से जो है उस पर भी ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है कि रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि ड्रैग फोर्स भी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ तक जो है वो ड्रैग फोर्स का इंट्रोडक्शन है।
हमने डिस्कस कर लिया है कि ड्रैग फोर्स जो है वो क्या होती है। ओके, अब इसी केस को आगे लेके चलते हैं। देखें, मैंने आपसे कहा कि जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, जब ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, यस, अगर आप गौर करें, जब ये डाउनवर्ड मोशन करेगा इस तरह से, तो आपको पता है कि डाउनवर्ड मोशन डिपेंड करेगी इसके वेट के ऊपर, दैट इज mg, ठीक है। और जब ये फ्रीली फॉल कर रहा होगा, मतलब कि ये क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल जो है वो कर रहा है, यानी बॉल जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि एक फोर्स जिसे हमने ड्रैग फोर्स अभी कहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, Fd, ठीक है। वेट फोर्स डाउनवर्ड और ड्रैग फोर्स अपवर्ड लगेगी। शुरू में इसकी जो स्पीड होगी फॉलिंग की वो बहुत कम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर रिलेटिव स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स भी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जितनी तेज़ी के साथ ये नीचे फॉल कर रही होगी आहिस्ता आहिस्ता, यानी इसकी स्पीड में इंक्रीमेंट आएगा, उतनी तेज़ी के साथ क्या होगा कि ड्रैग फोर्स जो है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब ड्रैग फोर्स जब इंक्रीज करेगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ड्रैग फोर्स जो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फिर ये जो हमारी बॉल होगी, ये मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से अब इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। मीन्स टू से, जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो इसकी स्पीड थी 0, आहिस्ता आहिस्ता 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 की स्पीड पर जैसे ये पहुंची है तो इसकी जो मतलब जिसका वेट था वो बिल्कुल ड्रैग फोर्स के इक्वल हो गया है। तो मीन्स टू से कि अब ये फॉल तो ज़रूर करेगी बॉल, लेकिन ये अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉल करेगी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, 70 होगी, क्योंकि 70 पे जाके इसका वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो गए। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखना है कि हम इसे कहते क्या हैं। हम इस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम इसे लिख सकते हैं द मैक्सिमम velocity attained by a body, ठीक है, attained by a body during free fall and its weight becomes equal to ड्रैग फोर्स। तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, साथ अगर ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे एक वर्ड लिख लें, कांस्टेंट, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल एंड इट्स वेट बिकम्स इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स, ठीक है। वो वेलोसिटी जो ड्यूरिंग फ्री फॉल अटेन हुई है, और उसमें क्या हुआ है कि ड्रैग फोर्स और जो वेट है वो क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। याद रखना आपने। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि अगर ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाए तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाती है। ओके, अब हम चलते हैं बुक के पास। मेरे पास एक ग्राफ है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ये व्हील्स के बारे में लाजमी पढ़ लीजिएगा।
ये व्हील्स में आपको क्या बताया जा रहा है, दो बातें बताई जा रही हैं, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। आपने देखा है कि वाइड टायर्स होते हैं, चौड़े टायर्स होते हैं अक्सर कुछ गाड़ियों के, और कुछ के बहुत थिन टायर्स होते हैं। तो वाइड टायर होने की वजह से या थिन टायर होने की वजह से फ्रिक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर दो टायर्स हैं, दोनों का वेट सेम है, तो बेशक एक टायर वाइड है या एक टायर थिन है, दोनों जो है वो इक्वल फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। नंबर 2, आपने देखा है कि अक्सर टायर के ऊपर जो है वो ट्रेड्स लगे होते हैं, ठीक है, कुछ पैटर्न सा बना होता है। वो पैटर्न जो है वो भी जो है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि वो सिंपली क्या करता है कि वो वाटर को डिस्प्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्रेड्स ऑन द टायर, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे टायर जो है वो वॉर्न आउट हो चुके हैं, मतलब ट्रेड्स खत्म हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये स्लिप इस वजह से हो रहे हैं कि फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि अब वो टायर्स जो हैं वो रोड के ऊपर जो वाटर होता है, जो स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करता है, उस वाटर को डिस्प्लेस करने के लिए ट्रेड्स मौजूद नहीं हैं। तो इस वजह से अब हमें टायर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो नट शेल में आप ये बात याद रखें कि ट्रेड्स ऑन द टायर एंड वाइडनेस और नैरोनेस ऑफ द टायर जो है वो फ्रिक्शन उस पर डिपेंड नहीं करती। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट देखें। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं आपके साथ। ये ग्राफ है, तो अब हमारे पास जो ग्राफ है वो स्पीड और टाइम के अक्रॉस है। अगर आप देखें तो जो मेरे पास वाई एक्सिस है वहाँ पे मैंने स्पीड को लिया है, और एक्स एक्सिस जो है वहाँ पे मैंने टाइम को लिया है। अब सिचुएशन क्या है कि जैसे ही जो पैराट्रूपर होता है उसने प्लेन से जंप किया है, तो जब वो प्लेन से जंप करेगा तो आपको पता है कि जो उसकी स्पीड होगी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। यानी जब वो जंप करने लगेगा उसकी स्पीड 0 होगी, फिर 1 2 3 4 5 6 आहिस्ता आहिस्ता जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ करेगी, और उस ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस पैराट्रूपर का जो वेट है वो ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो फिर जो आपके पास ग्राफ बनेगा नेक्स्ट, वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब जब वो उसने अचीव कर लिया टर्मिनल वेलोसिटी को, तो अब वो क्या करेगा, अपना पैराशूट ओपन करेगा। तो जैसे ही पैराशूट ओपन करेगा, पैराशूट ओपन करते ही क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करेगी। और पैराशूट के साथ पहले उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन की विदाउट पैराशूट, और फिर पैराशूट के साथ उसने टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अटेन करनी है, और उसके बाद फिर उसकी स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्टेडी हो जाएगी। तो आपने देखा कि पहले उसकी स्पीड कितनी थी विदाउट पैराशूट, 50 मीटर पर सेकेंड। जब पैराशूट ओपन कर लिया और उसके बाद जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन किया, दैट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड, तो अब वो इजीली जो है वो ग्राउंड पे लैंड कर सकता है। ऑलराइट, तो ये ग्राफ आपको दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है यहाँ तक, ये विदाउट पैराशूट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन की गई है, और ये वाला जो ग्राफ है नेक्स्ट वाला, इसमें पैराशूट के साथ जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन की गई है। तो इस ग्राफ में 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन की गई है। नंबर 1 ये वाला पॉइंट है जहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी अटेन की गई है, और नंबर 2 ये वाला पॉइंट है जहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी अटेन की गई है। ऑलराइट, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, आगे चलते हैं। फ्रिक्शनल डिसिपेशन। जी, आपको पता है कि सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं अपने दोनों हाथों को स्लाइड करूँगा, तो स्लाइड करने से क्या होगा कि मेरी बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो मस्कुलर एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, हीट के अंदर। मतलब कि मेरे हाथों के दरमियान में जो राम्थ जो होती है, जिसको हम रैम्थ कहते हैं, गर्माइश जो जनरेट हो रही है, दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ माई बॉडी इनटू हीट एनर्जी। तो ये जो मेरी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इसे हम कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, डिसिपेशन फोर्सेस। ऑलराइट, तो डिसिपेटिव फोर्सेस डिक्रीज द मैकेनिकल एनर्जी इन अ सिस्टम। देखिए ना, अगर मैं अपने आप को सिस्टम कंसीडर करूं, तो जब मैंने अपने हाथों को रब किया है तो मेरी एनर्जी वेस्ट हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऑलराइट, डिसिपेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब मैं रब कर रहा था
तो फ्रिक्शन ये मेरे दोनों हाथों की मोशन को क्या कर रही है, जब दो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहे हैं तो ये दोनों की मोशन को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्काई डाइवर, when the parachute opens, some energy is dissipated into the air, thereby increasing the temperature. The skydiver's safety depends on air resistance as a dissipative force. जी, स्काई डाइवर जब पैराशूट ओपन करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पे एयर मौजूद होती है. और जो डाइवर है उसकी सेफ्टी डिपेंड कर रही होती है एयर रेसिस्टेंस के ऊपर. जितनी एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना वो कम वेलोसिटी या स्पीड के साथ ग्राउंड की तरफ मूव करेगा और उसकी लैंडिंग जो है वो आसान हो जाएगी. ये देखिए एग्जांपल्स लिखी हुई हैं आपके पास जी. ये देखें मैंने हैंड रब करने वाली बात की कि इन विंटर व्हेन यू रब आवर हैंड टुगेदर वी फील सेंसेशन ऑफ वार्मथ, और इट इज़ बिकॉज फ्रिक्शन कॉजेज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द हैंड्स. तो फ्रिक्शन जो है वो टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ाती है. इसी तरह यहाँ देखें कि सिमिलरली यू वुड हैव नोटिस दैट शूटिंग स्टार्स, जी शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ रॉक और डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो जैसे ही ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल छोटे नहीं होते, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रॉक्स हो सकती हैं, डस्ट की एक कॉम्पैक्ट फॉर्म हो सकती है. जैसे ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं तो ये एयर को कंप्रेस करते हैं. जैसे ही एयर को कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे कंप्रेशन की वजह से हीट जनरेट होती है और उसकी वजह से इग्निशन हो जाती है. और जैसे इग्निशन होती है तो आपको एक शूटिंग स्टार या एक ग्लो जो है वो नज़र आता है, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार्स. लेकिन वो एक्चुअली शूटिंग स्टार नहीं होते, वो छोटी छोटी स्पेस डेब्रीज होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर होती हैं. और इसे हम क्या कहते हैं, डिसिपेशन ऑफ फोर्सेस. मतलब आप इन अ नटशेल ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं वो हमेशा यूज़फुल एनर्जी को एक अनयूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, जो कि हीट है. हीट को हम दोबारा से यूज़फुल एनर्जी में यूटिलाइज नहीं कर सकते. तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि फ्लूइड क्या होता है. उसके बाद मैंने आपको बताया कि ड्रैग फोर्स क्या होती है, और इसी ड्रैग फोर्स को हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं. ऑलराइट, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप भूल ना जाइएगा. यस, ये देखें, ये जो हमने शुरू में ड्रैग फोर्स ये पढ़ा ना, ये वाला ड्रैग फोर्स वाला टॉपिक जो है, यस ये ड्रैग फोर्स, इस ड्रैग फोर्स को हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं. ये भी आपने याद रखना है कि फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन लगती है उसे ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं. तो ये था आज का हमारा लेक्चर. आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया. अगर आपकी क्यूरीज हैं तो आप रियल टाइम क्लास में भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. दिस इज अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ.